एक कॉमन क्रिमिनल की तरह, जो आदमी 10 साल एमपीए रहा हो, जो आज भी 2 इलेक्शन लड़ रहा हो, ये इलेक्शन की तौहीन है। ये इलेक्शन की तौहीन है, कबल इंतखाबात धांधली करार दिया है साबिक वजीर आजम ने। इसी पर हम बात करेंगे, मौक़िफ़ लेंगे नून लीग का। हमारे साथ वहीद आलम खान साहब होंगे। लेकिन जब नून लीग की बात हो रही है तो गिरफ्तारियों के साथ साथ अहम रहनुमा जो हैं उनकी नाराज़गियों का सिलसिला भी जारी है। और अभी पिछले दिनों हमने देखा कि अब्दुल गफूर चौधरी साहब काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए अपनी क़यादत से, और उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं। और ये संगीन इल्ज़ामात उन्होंने इलेक्शन से चंद रोज़ कबल क्यों लगाए हैं, इस पर बात करेंगे। अब्दुल गफूर चौधरी साहब ही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। और नाराज सिर्फ नून लीग के रहनुमा नहीं हैं, पीटीआई के रहनुमा भी नाराज हो रहे हैं। और कल आपने देखा होगा वलीद इकबाल साहब ने एक बड़ी जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बड़े इल्जामात लगाए हैं टिकट्स की तकसीम के हवाले से अपनी क़यादत पर। वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और हम कराची को नहीं भूलेंगे आज के प्रोग्राम में, जहां बड़े बड़े दावे किए गए हैं शहबाज शरीफ की जानिब से। इन दावों में कितनी सच्चाई है, पीपी इन दावों के बाद अब क्या समझती है, मुकाबला सख्त होगा नहीं होगा। और नैब की कार्रवाइयाँ चूँकि पहले सिंध में भी जारी थी, बड़ा रजिस्ट किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और अब पंजाब में इन कार्रवाइयों पर क्या मौक़िफ़ है पीपी का, यही जानने के लिए हम बात करेंगे नादिर गबोल साहब से। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो तमाम मेहमानों को मैं बहुत शुक्रिया कहूंगी और मैं रुख करूंगी अब्दुल गफूर चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, आपने उस समय जिक्र किया मॉडल टाउन सानहे का, भारत नवाजी का, परवेज़ मुशर्रफ से खुफिया मुलाकातों का। लेकिन अब्दुल गफूर साहब, ये तो वो सारे इल्ज़ामात हैं जो बड़े अरसे से हम सुनते चले आ रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। तो अभी आपने इलेक्शन से कुछ रोज कबल आपको ये सारी चीजें क्यों याद आई, अब आपने क्यों सोचा इस पर? आप अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। देखें, वक्त मैं अपनी तो ये बड़े बात से ये रिक्वेस्ट करता रहा कि बहुत चीज पाकिस्तान सेंसिटिव फेज से गुजर रहा है, हर बंदे में लिमिट्स होती हैं। अब्दुल गफूर चौधरी साहब, बड़ी माजरत, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है, लोगों तक आपका मौक़िफ़ नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करें, किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां हम आपको क्लियरली सुन सकें, तो मैं आपसे दोबारा बात करती हूं। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आगाज़ किया था नैब की कार्रवाइयों के बारे में, तो नैब ही की कार्रवाइयों पर मैं सिंध में भी चाहूँगी कि बात करूँ नादिर गबोल साहब से। नादिर गबोल साहब, हमने देखा था 2014 के फ़ौरन 2014 ही में हमने देखा कि नैब ने कार्रवाइयाँ की थी सिंध में भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमाओं पर हाथ डाला गया था। उस वक्त बड़ी रेजिस्टेंस सामने आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और कहा यह गया था कि सिर्फ सिंध क्यों, सिर्फ कराची क्यों, पंजाब में नैब क्यों कार्रवाई नहीं करता। तो अब आप खुश हैं नैब पंजाब में भी कार्रवाई कर रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, हमारा जो एतराज़ था वो बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि डॉक्टर आसिम हुसैन कोई छोटे लीडर नहीं है। उस वक्त हमारे कराची के डिवीज़न के प्रेसिडेंट थे, और जिस तरह को आपको पता है फॉर्मल फेडरल मिनिस्टर भी थे। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई, और उनका एक बहुत नाम है, बाइज़्ज़त नाम है, उनका एक डॉक्टर है, वो उनके फैमिली का हॉस्पिटल चल रहा है, कराची की बहुत खिदमत है उनकी। उसके साथ साथ फिर शर्जील मेमन के साथ जो किया, सोहेल अनवर सयाल के साथ किया, तो हमारी जो शिकायत थी वो जायज़ थी। अभी मोस्ट रिसेंटली ये सोहेल सयाल का फिर से ये लोग इशू उठा रहे हैं सिंध के अंदर इलेक्शन के टाइम पे। इसका क्या मकसद है? अगर आपने करना था तो 5 साल कम थे आपके पास, और पंजाब के ऊपर हम बिल्कुल सही कहते थे कि अलग कानून था, मगर ये एक जो स्टेप है इसकी हम मजम्मत करते हैं इस वजह से, क्योंकि देखें जमहूरियत के बीच में एक रुकावट है। इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के इस महीने में नहीं करना चाहिए, या तो इलेक्शन से चंद माह पहले कर लेते हैं या इलेक्शन की फ़ौरन बात कर लेते हैं। पर ये इलेक्शन सीजन में, जब इलेक्शन में सिर्फ 1 महीना रह चुका है, 1 महीने से कम रह चुका है, उसमें इस तरह की हरकत करना, मतलब जाहिर सी बात है आप एक तरह से रिगिंग कर रहे हैं, प्री पोल रिगिंग है इसको, और चौधरी निसार को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये वही होते हैं जो कि डेमोक्रेसी को डिरेल करना चाह रहे हैं और एक प्लान के तहत चल रहे हैं, और क्या पता इलेक्शंस को ही शायद ये डिले करना चाह रहे हैं, इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। तो मेरी अपील है पाकिस्तान की आवाम से और जो बादशाह लोग हैं पाकिस्तान के, कि इस झांसे में ना फंसे हैं आप लोग, क्योंकि लोग अभी 21वीं सदी में 2018 का इलेक्शन में जाने जा रहे हैं, और एक इन्फॉर्म्ड आप डिसीजन लें। और जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान में हुआ है, आमरीत की तरफ हम लोग को धकेला जाता है बार बार, और सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश की जाती है, उससे आप लोग अवेयर रहें और इस दफ़ा इस चीज़ का शिकार ना बने। ठीक है जी, एक बार फिर से हम बात करेंगे नाज़रीन चौधरी अब्दुल गफूर साहब से। चौधरी साहब, अब ज़रा आप अपना मौक़िफ़ दोबारा से बयान कीजिएगा, ये जो आपने अचानक से फैसला किया पार्टी को छोड़ने का। आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
चौधरी साहब, बड़ी माजरत, लेकिन अभी भी हम आपको सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं। हम चाह रहे थे कि आपका मौक़िफ़ जो है आवाम के सामने आए कि आपने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है मॉडल टाउन को लेकर, और साथ ही साथ आपने तौहीन रिसालत के इशू पर भी बात की है कि अब आपने सोचा कि इनफ इज़ इनफ और आपने सोचा कि पार्टी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन से थोड़े रोज़ पहले क्यों, ये मैं आपसे सवाल करना चाही थी। मौक़िफ़ आपका नहीं आ पाया, लेकिन नादिर गबोल साहब से हम बात कर रहे थे। नादिर साहब, कराची की सियासत की अगर हम बात करें तो ऐसा दिखाई देता है कि आफ्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कराची से कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चूंकि कराची सबके लिए एक ओपन ग्राउंड है, तो आपने भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि तमाम ही इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब दफातर खोल लिए हैं। तो आप समझते हैं कि खोया हुआ मकाम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब हासिल कर पाएगी? कराची से लियारी के अलावा भी कहीं से सीट निकल पाएगी? देखिए जी, आपने सही फरमाया कि आफ्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक तवील पीरियड तक हमें एज सच कराची की मेजॉरिटी सीट्स ना मिली। कराची में एक दहशतगर्दी भत्ताखोरी का एक रजीम कायम हो चुका था। अल्ताफ़ हुसैन नाम किसी से ढका छुपा नहीं है, गद्दार है इस मुल्क का। तो पहली दफ़ा ये 30 सालों में मेरी ज़िंदगी में ये पहला इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह जिसमें अल्ताफ़ हुसैन की दहशतगर्दी, उसकी भत्ताखोरी, उसकी गन पॉइंट वाली सियासत काम नहीं आएगी। तो कराची के शहरियों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो उस पार्टी को वोट दें जो कि पाकिस्तान की बात करती है, फेडरलिज्म की बात करती है और कराची के हकूक़ की बात करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर कराची के अंदर बहुत काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, स्कूल्स, अस्पताल की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जो कि 5 साल पहले सबसे बड़ा फेयर गोइंग इनटू 2013 इलेक्शंस वाज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अभी 2018 में बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, अभी आप फ्रीली घूम सकते हैं। और ये अभी नवाज शरीफ को बाहर लगा लिया, अब ये तो नहीं कह सकता, मगर ये जो एक मदारी है जो अभी आया है लाहौर से उठ के, रायवेंड से उठ के आया है कराची के अंदर, बड़ी बड़े दावे कर रहा है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कॉपी जरूर करना चाह रहा है, मगर ये बिल्कुल बंदर लग रहा है स्टेज के ऊपर, इस तरह अपने हाथ हिलाता है। भुट्टो साहब आप नहीं बन सकते भाई, 5 साल से बड़े सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं नादिर गबोल साहब। लेकिन बड़ी माजरत के साथ में थोड़ा सा बस माजी करीब में आपको ले जाऊं तो आपने गद्दार कहा है अभी मुत्तहिदा कायद को, और आपने पार्टी पर इल्ज़ाम भी धरा कि दहशतगर्दी करती रही है पार्टी। लेकिन आपके वालिद साहब तो खुद भी भाई भाई कहते रहे हैं उन्हीं को जिनको आपने गद्दार कहा। भारत, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ उस वक्त अनफॉर्चुनेटली वो माहौल ऐसा बन गया था कि पहली बात तो ये पीपल्स पार्टी का एलाई था MQM उस वक्त, और उस वक्त इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई थी कि नहीं, इस तरह की चीज़ें तो कराची में बहुत पहले से है। नादिर गबोल साहब, मैं भी कराची में रहती हूँ, इस तरह के इल्ज़ाम तो बहुत पहले से लगते हैं, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन अभी वलीद इकबाल साहब की जानिब जाऊंगी। वलीद इकबाल साहब, अभी हम चौधरी अब्दुल गफूर से बात कर रहे थे, लेकिन आपने भी बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं अपनी पार्टी क़यादत पर। क्या वजह है कि अब टिकट सी के मामले पर हर शख्स जो है वो आवाज़ उठाता दिखाई दे रहा है? ये तो पार्टी का मुश्तरका फैसला होता है, फिर आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं? नहीं जी, मैंने तो किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। आपने कहा कि पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी बोर्ड जो है वो सही फैसले नहीं कर रहा, कुछ लोगों को नवाजा जा रहा है, ऐसे लोगों को नवाजा जा रहा है जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया ही नहीं। तो ये तो इल्ज़ाम है ना आपकी जानिब से। मैंने ये कहा कि पार्लिमानी बोर्ड ने फैसले किए हैं जिसमें लाहौर के हवाले से नाइंसाफ़ी हुई है। अच्छा। और मैं एलानिया कहता हूँ, ये मैंने कहा था, और इसमें कोई नाराज़गी का इजहार नहीं। देखें, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मैं अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम पे था जहाँ पे पिलडैट के जो सरबराह हैं वो भी अप्रीशिएट कर रहे थे इस बात को कि ये अच्छी बात है कि एहतजाज हो रहा है पार्टीज़ में, और पार्टीज़ के अंदर भी ये डेमोक्रेटिक, ये जमहूरी जो अक़दार हैं ये फ़रोग़ पा रही हैं। और चेयरमैन इमरान खान, जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं नहीं करना चाहता था, पार्टी का अंदरूनी मामला अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन जब वो मुजाहिरीन से ख़िताब करने आए, उनके घर के बाहर धरना दिए हुए थे लोगों ने, तो उन्होंने शुरू ही की, पहली बात ये की, सारे मुजाहिरीन को जो मंजर आम पे कितने दिनों से आए हुए थे, सारा मीडिया वहाँ पे उनके सामने नारे बुलंद करते थे, उनको उन्होंने, चेयरमैन ने आते साथ ही कहा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके जज्बे को इंसाफ हासिल करने के। फिर उसी गुफ्तगू में वो सारे टेलीविज़न चैनल्स पे आई थी, 6-7 मिनट की तकरीर थी, आगे एक जगह पे कहा उन्होंने कि मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये उन्हीं मुजाहिरीन से कह रहे थे, और ज़ाहिर टीवी पे कह रहे थे तो हम सबसे कह रहे थे सही कि अगर आपको महसूस होता है कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो आपका हक बनता है कि यहाँ आएँ, आपका हक बनता है आवाज़ बुलंद करें, आपका हक बनता है एहतजाज करें। तो जब मेरे पार्टी के चेयरमैन ने वेलकम किया इस तरह के इक़दाम को, तो
मेरे हफ्ते से दबाव था, लेकिन मैंने अपने साथियों को कहा हुआ था कि आप पार्टी के अंदर और सिस्टम के अंदर रहते हुए रिव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है और वो सब बात हुई हुई है, उसे फॉलो करें। तो बहरहाल जब ये हुआ, चेयरमैन ने इसका वेलकम किया और एक्नॉलेज किया कि ये सबका हक होता है। फिर उसके अलावा जहांगीर तरीन साहब एक दिन पहले टीवी पे आए थे, उनकी भी क्लिप मैंने देखी। उन्होंने ये कहा किसी मामले में ख़वातीन की फहरिस्त की तश्कील जो थी मखसूस नशिस्तों की, उसके बारे में उन्होंने कहा, ये उनके अल्फाज हैं जहांगीर तरीन साहब के, मीडिया पे, नेशनल टेलीविज़न पे, मैं एलानिया कहता हूँ कि इसमें नाइंसाफ़ी हुई। तो मैं भी फिर ये शेर है कि नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। तो फिर मैंने भी ये ठीक है, तो आप खामोश नहीं रहे, लेकिन इस खामोश न रहने पर, इस बोलने पर आपने कहा कि आपकी पार्टी ने, आप समझते हैं कि चेयरमैन साहब ने खुद इसका ऐलान किया था कि बोलना चाहिए अपने हक में। अब आपने बोला, अच्छा कदम उठाया, अच्छा रिस्पॉन्स आया, कुछ राबता हुआ पार्टी की जानिब से आपसे? देखें जी, रिस्पांस आना या ना आना वो तो एक पार्टी का अपना फैसला है। देखें, मैं अपने सतह पर जो कर सकता था और मेरे किसी फिर साथी को, और ये बाय द वे ये मेरा कोई इनफरादी केस नहीं था, मेरा इनफरादी केस होता हुआ बंद कमरे में उसको परसू कर लेता और जो भी था वो सिलसिला होता रहता। लेकिन ये एक पूरी टीम का था जिसको मैंने समझा नज़रअंदाज हुई और उनका मेरे पास ऊपर दबाव था। और अब मुझे कम अज़ कम मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मुझे कोई मेरा साथी ये नहीं कहेगा कि आप हमारे लिए खड़े नहीं हुए, आपने हमारे लिए स्टैंड। अच्छा, आप अपने साथियों के लिए खड़े हुए, लेकिन और मैं मुझे अब जरा ये बता दीजिएगा कि अगर आपको टिकट अभी भी नहीं दिया जाता, वलीद साहब, अगर अभी भी आपको टिकट नहीं दिया जाता, तो क्या आप पीटीआई के साथ रहेंगे या हम देखेंगे कि आप भी दीगर उम्मीदवारों की तरह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आएंगे? मैं बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। ये चौथा दिन हो गया मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, किसी ने ब्लंटली ये सवाल नहीं पूछा। मैं समझता हूँ कि बड़ी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश और एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस चीज़ हो कि कोई इस तरह की जगह पर इस तरह के हालात में, लाहौर में, कराची में, इस तरह की जगहों पर कोई आज़ाद इलेक्शन अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ लड़े। मैं नहीं समझता कि ये कभी ऐसी चीज़ है जो मैं करूं। मैंने तो एलानिया उसी, आप काइंडली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी। मैंने बिल्कुल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और मैं उस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी, लेकिन वलीद इकबाल साहब एक ब्रेक के बाद मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी। नाज़रीन, एक ब्रेक ले रहे हैं। स्पॉटलाइट में एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नैब की कार्रवाइयों पर बात हो रही है और मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो नाराज़ रहनुमा हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं और चौधरी अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। हम रोकेंगे इनका रास्ता जो मोदी के दोस्त हैं। मोदी का यार भी किसी के वोटों से प्राइम मिनिस्टर बना था, ये सोच लें ख्वाजा साहब। मैंने पार्टी को जिंदा रखा इनकी गैर मौजूदगी में। चौधरी गफूर ही था जब इनके वालिद मोहतरम की डेड बॉडी आई, आप इसके गवाह हैं। कोई बंदा आगे नहीं आ रहा था, कोई इनके चहेते जो इधर उधर है रात के अंधेरे में फौज से मिले हुए थे। मैं और मेरे वालिद ही थे जो इनके वालिद मोहतरम की कब्र बना रहे थे। जालिम है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद किया है। परवेज मुशर्रफ के टाइम पे आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, दिन के अंधेरे में भी जो मुशर्रफ के साथ थे वो भी इनके वजीर हैं, जो रात के अंधेरे में परवेज मुशर्रफ को मिलते थे। शरीफ खानदान का कोई ना कोई शख्स उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ को मिलता था। अनफॉर्चुनेटली दूर गिला करते हैं, परवेज मुशर्रफ ने हमारी हुकूमत खत्म की, मुल्क पे कब्जा किया और हमें मुल्क से जला वतन किया। आज तक कौम ने एक सवाल नहीं किया इनसे कि परवेज मुशर्रफ को लेके कौन आया था, किस लिए लेके आए थे। कौम ने आज तक इनसे एक सवाल नहीं किया है। लेकिन अब्दुल गफूर चौधरी साहब, मैं आपसे दोबारा सवाल करना चाहूँगी, रिपीट करूँगी मैं अपनी बात कि जिन वाक़यात का आप जिक्र कर रहे हैं, मुशर्रफ का दौर अब तो काफ़ी अरसा बीत गया है, सारे मामले को, इन मुलाकातों को जो आपके बकौल होती रही हैं, मॉडल टाउन सानहे को ले लीजिए, अब भारत से दोस्ती को ले लीजिए, मोदी की यारी को ले लीजिए, तो फिर अब एन इलेक्शन से पहले ये सारा मामला आप क्यों उठा रहे हैं? सिर्फ टिकट पर नाराज़ हैं? आपका बहुत शुक्रिया आसमा, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़े बादब तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ कि अजब सा मंजर दिखाई देता है, हर शख्स ये दुहाई देता है, महल के सामने एक शोर है बरपा कि अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। अस्मा, जहां तक रही ये इलेक्शन की बात, मैंने तो नॉमिनेशन पेपर ही नहीं फाइल की। मुझे कन्वे किया कि आप इसी सल्के से जमा कराएं, मैं इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता था, मैंने नॉमिनेशन पेपर ही नहीं दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पार्टी की जानिब से आपसे कहा गया था लेकिन आपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो खुद फाइल नहीं किए? मैंने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं किए,
वहां से करा दो, वहां से करा दो, वहां से करा दो। अच्छा। उसका रीजन मैं आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैं इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता था। उसकी वजह, मैं हल्के में जाके इन चीजों का जवाब नहीं दे सकता था, थाने मॉडल टाउन का जवाब नहीं दे सकता था, पाकिस्तान के इदारों की बर्बादी का जवाब मेरे पास नहीं था, इदारों से दस्तों गिरेबा होने का मेरे पास जवाब नहीं था। हालांकि एक टाइम था परवेज मुशर्रफ के वक्त पे, जितना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे पॉलिटिकल दोस्तों ने, मेरे भाई MNA साहब आपके साथ बैठे हैं, बहुत खूबसूरत इंसान है, सब ने अपनी अपनी हैसियत और अपनी औकात के मुताबिक अपना रोल अदा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ, परवेज मुशर्रफ के टाइम पे, ये ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, कि एक के बदले पॉलिटिक्स के अंदर एक बंदे को पकड़ते हैं, अगर वो अवेलेबल ना हो पकड़ के बंद कर दिया, जेल भेज दिया। मेरे घर के 6 बच्चे भाई जेल में पड़े होते थे। मैं 2 साल, ऑलमोस्ट 2 years आई वाज इन एक्साइल इन तो कनाडा। चौधरी साहब, मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ, जब इतनी कुर्बानियां दी आपने पार्टी के लिए पहले और अभी तक आप साथ थे, मॉडल टाउन वाकई को तो 2014 का ये वाकया है, तो अब तक साथ थे तो अभी भी साथ रहते। देखें अस्मा, अगर मैंने टिकट के लिए किसी अपने जाती इंटरेस्ट के लिए मैंने नवाज शरीफ साहब को या पार्टी को छोड़ना होता ना, तो 2013 में मुझे टिकट नहीं मिला मुझे। मैं पार्टी के मैं खड़ा रहा, बट दबे लफ्जों में, कभी धीमी आवाज में, कभी ऊंची आवाज में, मैं वक्तन फक्तन कहता चलें रहा। चौधरी साहब, मैं मान लेती हूँ आपका मौके पहुंच गया, आपने टिकट के लिए ये सब नहीं किया, तो फिर आपने क्यों किया? क्योंकि सानिया मॉडल टाउन कोई अभी तो नहीं हुआ है, भारत नवाजी का इल्जाम अब तो नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो मुशर्रफ मुलाकात है ये भी पहले जिक्र में आती रही। मेरा अगर कोई मेरी जात इन्वॉल्व होती, मुझे कोई जाती इंटरेस्ट होता अस्मा, तो फिर आप कोई भी मुझे कह सकता था कि आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हुए थे, यू नीड टिकट, उन्होंने टिकट नहीं दी, तो आपने फिर क्या किसी के कहने पर ये फैसला किया? मैंने अपनी मर्जी से कि एनफ इज एनफ, आई एम टू लेट, ये फैसला मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। एक और बात ऑन एयर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन साने मॉडल टाउन हुआ और जिस दिन मैंने देखा टीवी पे एक औरत कह रही थी मुझे गोली मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके मुंह में गोली मारी गई। इमरान खान जो तकरार, ठीक है चौधरी साहब, 2014 में गोली मारी गई और अब आपको 2018 के इलेक्शंस के पास इसका ख्याल आ रहा है। मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी अपने मौकिफ के लिए, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग से वहीद आलम खान साहब। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, क्योंकि जो मेन हमारा टॉपिक है वो नून ही से रिलेटेड है। मैं नैब मसले की बात कर रही हूँ। वहीद साहब बताइएगा, ये जो 56 कंपनीज का मामला है, अब ये कोई अभी का नहीं है कि कल परसों का ये मामला है, काफ़ी रोज़ हो गए, काफ़ी अरसा हो गया इस मामले को चलते हुए। साफ पानी केस में भी आपको पता है किस किस का नाम आ रहा था। ठीक है, एक लेटर आया था कि अब इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद ये हुआ, तो अब आप लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं? हो सकता है नैब को आपको शवाहिद मिल गए हो। लाइन ड्रॉप हुई है जी वहीद आलम खान साहब से हमारी, और वलीद इकबाल साहब से बात कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे वहीद आलम से हमारा राब्ता दोबारा हो पाए। वलीद इकबाल, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा वलीद साहब, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि खुद इस बात का इतराफ़ किया है आपके पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कि PTI के अंदर वाकई 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, जहांगीर तरीन है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आप किस ग्रुप के साथ हैं इन दोनों में से? देखिए जी, मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए स्टैंड लेना चाह रहा था जिन्होंने मेरा साथ दिया लाहौर के अंदर, क्योंकि मैं लाहौर का इंतज़ाम संभालता रहा हूँ। लाहौर में 5 साल पिछले इलेक्शन से लेकर अब तक मैंने काम किया, और मेरे बहुत से साथी थे जिन्होंने, हम सब बहुत से मुजाहिरों में हिस्सा लेते रहे। हमारा इस्लामाबाद लॉकडाउन था, अड्डा प्लॉट पे जलसा था, लाहौर में रैली थी, पाकिस्तान एहतसाब रैली शाहदरा चौक से लेके चेयरिंग क्रॉस तक की, और बाकी जो इंतज़ामी मामलात थे, हमारी कोशिश थी कि हम ग्रास रूट्स लेवल तक पार्टी की तंजीम को तश्कील दें। उसमें उन्होंने बहुत सी मुआवनत की, तो वो, और कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं थी लोगों की, 10-11 लोग थे, 44 सीट्स लाहौर में थी, किसी एक को भी कहीं नहीं एडजस्ट किया गया। तो इसलिए मैंने ये समझा था कि एक स्टैंड लेना ज़रूरी है, और उनके साथ मैं खड़ा हूँ। बाकी मेरे लिए ये बेमानी बात है कि कोई 2 बड़े लीडर आपस में लड़ रहे हैं या उनकी कोई इख्तलाफात हैं, वो जाने, उनका काम जाने। मैंने आपको यही, आपके पिछले सवाल के जवाब में भी यही कह रहा था कि आपने पूछा ना कि कोई नतीजा निकला, कुछ हुआ। मैं समझता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है कि नतीजा निकला या नहीं निकला। प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया,
महसूस किया नाइंसाफ़ी हुई है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, क्योंकि हमारे चेयरमैन ने इसको अप्रिशिएट किया हुआ है और कहा हुआ है कि मैं वेलकम करता हूँ, एक्नॉलेज किया हुआ है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब मुझसे किसी को शिकायत नहीं है। बाकी आगे, और मैंने तो अपने इनफरादी मामले के हवाले से तो वैसे ही पार्टी को पहले से ही आगाह किया हुआ था कि जी ये 2-3 सीट्स हैं, अगर आप समझते हैं इनमें से एक में अगर आपको इसके बाद टिकट के लिए रब्ता किया जाता है, नहीं किया जाता, आपको इससे वलीद साहब फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं आपके लिए जरूरी ये था, आप समझ रहे थे कि आपको इस बार आवाज बुलंद करनी चाहिए और आपने की। आप हमारे साथ रहिएगा, इस पर मजीद भी बात करूंगी, लेकिन नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से। नादिर साहब, मैं एक बार फिर आपकी जानिब आऊंगी और मैं पूछना आपसे ये चाहूंगी कि अभी कराची की बात हो रही थी, आपने कहा कि मियाँ साहब आए हैं, बड़े दावे किए हैं, लेकिन उनके दावे खोखले हैं। आप बताइएगा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं कराची में रहती हूँ, कराची में कोई एक सड़क ऐसी नहीं है नादिर साहब जिस पर गड़ा ना हो। अब सीवरेज का निज़ाम कैसा है ये आपके सामने है, कचरा कितना है ये आपके सामने है, पानी के मसले पर आवाम कितने परेशान हैं ये सब भी आप पर वाज़े है। तो इस इलेक्शन में 2018 में आप क्या बताएंगे आवाम को जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे? देखिए जी मैडम, आप कराची में रहती हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर मुझे नहीं पता कि आप शाराय फैसल जो कि कराची का मेन रोड है उधर तो आप ज़रूर गई होंगी। आप और उस पर नादिर साहब मैं जाती भी हूँ और हमारे रिपोर्टर्स अक्सर रिपोर्ट करते हैं जहाँ जहाँ से ये सड़क खराब है और तामीराती काम बार बार शुरू कर दिए जाते हैं, एक टुकड़ा बनाया जाता है उसे फिर उखाड़ दिया जाता है। नादिर साहब नहीं, शाराय फैसल में अंडरपास बनाया है, अभी पिछले 5-6 महीने में अंडरपास बनाया, फ्लाईओवर बनाया, मलिर हॉल्ट तक आप मुझे एक खड्डा दिखा दें तो मैं आप जो नादिर साहब हम कल ही आपको खड्डा दिखा देंगे, और अगर आपको कोई ऐसी सड़क आप कह रहे हैं शाराय फैसल तो बिल्कुल रिपोर्टर को भेजेंगे, कैमरा भेजेंगे। पानी की और बिजली की आपने बड़ी अच्छी बात की। पानी और बिजली दोनों फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। फेडरल गवर्नमेंट नवाज शरीफ की थी, फेडरल गवर्नमेंट इसी शहबाज शरीफ की पार्टी की जिसका अभी ये सदर है। सदर तो बराए नाम ही है, पता नहीं किस तरह आके ये उछल कूद कर रहा है। मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज यूज़ करूँगा तो आप शायद माइंड कर जाएंगी, पता नहीं क्यों, मगर इसकी जो खोखले दावे इसलिए क्योंकि 5 साल से तो ये चुप बैठा हुआ था ना। 5 साल बाद इसको अभी कराची याद आया, अब भी इसको लियारी याद आया। लियारी भाई आप खुद जाके तो दिखा दो, आपको पता नहीं कौन बंदा लियारी लेके गया है, आपने जाके उधर उल्टी सीधी बातें की हैं आपने। लियारी कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लियारी हमेशा पीपल्स पार्टी का घर था और हमेशा रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद यहाँ पे लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, और हम उसके कैंपेन को भरपूर तौर से चला रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इंशाल्लाह हम भारी तादाद से कामयाब कराएंगे यहाँ से। और ये जो बातें करते हैं आके बार बार शहबाज शरीफ के कराची को लाहौर बना देंगे, ओ भाई क्या बात कर रहे हो, हम लोग कराची वाले हैं और बहुत फ़ख्र है हमें कराची वाला होने का, हमें कोई लाहौर वार बनने का शौक़ नहीं। हमें आप सिर्फ बिजली और पानी अगर आप दे देते जो कि आपका सब्जेक्ट था, 5 साल आपके पास थे फेडरल गवर्नमेंट, तो वही आपकी बड़ी मेहरबानी होती है। मगर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अभी भारी तादाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी ऑल ओवर पाकिस्तान, और इंशाल्लाह हम लोग अपना फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे दोबारा से। और जिस तरह पिछले 2008 से 2013 में हमने बिजली बढ़ाई और पानी का सप्लाई बढ़ाया, अभी दोबारा से बढ़ाएंगे क्योंकि डिमांड बढ़ते जा रहा है और सप्लाई को ये लोग मीट अप कर नहीं सक रहे। तो वी विल हैव टू टेक थिंग्स बैक इनटू आवर ओन हैंड। तो इंशाल्लाह परफॉर्म करके दिखाएंगे दोबारा से। लॉ एंड ऑर्डर भी हमने इम्प्रूव किया, परफॉर्म करके दिखाएंगे दोबारा से अगर आपको मौका मिला। लेकिन ये जो अभी आपकी परफॉर्मेंस रही है ना नादिर गबोल साहब, बड़ी माजरत, ऐसी परफॉर्मेंस मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को आपसे दोबारा चाहिए। अब बहरहाल नादिर साहब, जब मैं आपसे बात कर रही थी तो वलीद साहब ने कहा कि वो भी कुछ बात करना चाहते हैं कराची पे, तो वलीद साहब कहिएगा क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो पीटीआई में हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर ऑब्ज़र्व करना चाह रहा हूँ। और ये इन्होंने, मुझे नहीं पता खुद ये पीपीपी के इन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया। कराची के बारे में मैं जाता हूँ अपने प्रोफेशन के हवाले से क्योंकि मैं लॉयर हूँ, अच्छा। वक्तन फ़वक्तन, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स के बारे में मैंने जो है वो पढ़ा हुआ और देखा हुआ है। मैं इनको याद कराना चाह रहा हूँ जो मेरे लिए बड़ी एक काबिल ज़िक्र बात थी कि तकरीबन आज से 1 साल पहले कराची में एक सूबाई असम्बली की सीट पे ज़िमनी इंतखाब हुआ था और वो सीट थी PS 114, मुझे अभी भी याद है। और वो 29 साल वो MQM की वो सीट रही थी, लेकिन PPP वो सीट जीत गई थी। हमारे भी कैंडिडेट थे उसमें, हमारे वोट की परसेंटेज उतनी ही रही जो 2013 में हमें मिली थी आम इंतखाब में। उस ज़िमनी में भी तकरीबन उतने फ़ीसद वोट ही मिले, हम तीसरे नंबर पे आए थे। लेकिन जो मैं समझता हूँ एक काबिल ज़िक्र बात है कि PPP ने अपने एक ग्रास रूट्स लेवल के जो है कारकुन, उनको जो है टिकट दिया था। ये भी दुरुस्त है, वो तबसरा निगारों ने यह भी लिखा था कि PPP गवर्नमेंट ने, सूबाई हुकूमत ने अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल की, लेकिन मशीनरी तो वो 29 साल MQM की वो जब आपने ये बात शुरू की तो मुझे लगा शायद आप पीपी की कारकर्दगी की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप सईद गनी साहब सेनेटर थे, मामला जो है वो टिकट पर ले आए। इस पर दोबारा भी मैं आपसे बात करूंगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। एक बार फिर हम इस शो में बात करेंगे चौधरी अब्दुल गफूर साहब से। चौधरी साहब, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इल्ज़ाम लगाया है कंट्रोल जमहूरियत का। मुझे ज़रा समझाइएगा, किस कंट्रोल जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं? आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो ये बात तो बड़ी पुरानी है। शहबाज शरीफ के बारे में यही कहा जाता है। तो अगर शहबाज शरीफ को, अगर ब्यूरोक्रेसी को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, अब तो फिर कौन कंट्रोल करेगा? और अगर वो कर रही है गवर्नमेंट कंट्रोल, तो फिर ये कंट्रोल जमहूरियत कैसे हो गई? हाँ, लिसन, मैं आपको अर्ज करता हूँ बड़े बादब तरीके से। देखें, डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी, उसमें कुछ मिक्सअप नहीं किया जाता। एक डेमोक्रेसी होती है, एक होती कंट्रोल डेमोक्रेसी। कंट्रोल डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलाता, पॉलिटिकल लोग नहीं चलाते, डेमोक्रेटिक फोर्सेस नहीं चलाती। कंट्रोल डेमोक्रेसी को ब्यूरोक्रेटिक लोग चलाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलाता है। कंट्रोल डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक लोगों का अपर हैंड नहीं होता, ब्यूरोक्रेटिक लोगों का अपर हैंड होता है। सो कंट्रोल डेमोक्रेसी आल्सो ए पार्ट ऑफ डिक्टेटरशिप। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दैट। इससे पहले आप पूछ रहे थे कि आपने पहले क्यों नहीं छोड़ा, मेरी बात वो बीच में रह गई थी। जब साने मॉडल टाउन हुआ, मैंने उसी दिन इमरान खान को फोन किया एक्सप्रेस पे कि इमरान खान, मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा हूं, मैं लाइव बैठ के आज मुस्लिम लीग नून को छोड़ने जा रहा हूं। उन्होंने, खैर, उस पर मेरी बात हुई कि इस पे इंक्वायरी होने दें, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, फिर ये मामला चलते रहे। बट एक दिन अब आना था, मुझे इससे पहले छोड़ना चाहिए था। चौधरी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं अपने सहाफ़ी दोस्त की, तो इससे तो आवाम में ये तासुर जाएगा कि आप अब सहाफ़ियों के कहने पर या अपने दोस्तों के कहने पर अपने फैसले करते हैं। नहीं, सहाफ़ी भी तो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं। सहाफ़ी भी तो इसी उसके हैं। आई थिंक दिस इज द प्रॉपर टाइम कि हम इमेज बिल्डिंग करें एज अ नेशन। तो अभी सहाफ़ियों ने आपसे कहा है कि आप ये पार्टी छोड़ दें? अभी भी किसी सहाफ़ी ने आपको ये मशवरा दिया? मैंने अल्टीमेटली वो छोड़ने के लिए, मैंने जाहिर है किसी को राब्ता करना था मीडिया पे, मैंने अल्टीमेटली फिर उन्हें फोन किया जो बंदा मुझे नजर आया। बहरहाल मैं एक बात अर्ज कर दूं आपको बड़े बादब तरीके से, इस सिस्टम ने आगे जाना है, इसने बढ़ना है। और मैं, जो मेरे भाई और दोस्त सुन रहे हैं, जहां तक मेरे काम का ताल्लुक है, मैंने क्या किया कि बारिश हुई, सितम की जफा की हवा चली, और हम हैं वो चिराग जो अभी तक बुझे नहीं। ये वक्त का जमूद है, टूटेगा एक दिन, हम बढ़ रहे हैं जानिबे मंजिल, रुके तो नहीं। लेकिन अस्मा, मैं आपको बता दूं बड़े बादब तरीके से कि आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। और ये जो जंजीरों से बाहर हैं आजाद, इन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। बिल्कुल जी, जंजीरों की आपने बात की है, और आपने बात की है जी कि आपकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है। तो कारकर्दगी से एक दफ़ा फिर से मुझे कराची याद आ गया। तो कराची में नादिर साहब मौजूद हैं। नादिर साहब, अभी आप कह रहे थे कि पानी का मसला जो है वो आपका मसला नहीं था, वफाकी हुकूमत पर उसको कुछ करना चाहिए था, वफाकी हुकूमत को नहीं किया गया। लेकिन मुझे ये बता दें कि जो वादा किया गया था गुज़िश्ता 10 साल में, आप लोग चूँकि गवर्नमेंट में हैं, वादा किया गया था 10,000 बसों का, लेकिन अभी थोड़ा अर्सा पहले हमने देखा कि 10 बसें आपकी जानिब से गिफ्ट की गई हैं कराची वालों को। तो ये था आपका मैस ट्रांजिट सिस्टम जिसकी आप बात करते रहे, दावे करते रहे? नहीं, आप सही फरमा रही हैं। देखें, जो चीज़ जहाँ पे हम थोड़े से लेट हैं वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। थोड़े से लेट नादिर साहब, 10,000 कहाँ और 10 कहाँ? नहीं, इस पे काम चल रहा है। हमने इनकार तो कभी नहीं किया कि हम नहीं दे रहे, इस पे काम चल रहा है। और इंशाल्लाह जब हम दोबारा इलेक्ट होंगे, दोबारा एक और 5 साल देंगे, तो आप दोबारा इलेक्ट होंगे तो उसके बाद आप 10 बसें और दे देंगे नादिर साहब? नहीं, 10 नहीं, इंशाल्लाह जो वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। मगर जो चीज़ हमने की है उस पर भी थोड़ा तवज्जो लाएं। जिस तरह हमने शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बनाई है लियारी में, बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज बनाया है हमने लियारी के अंदर। उसके अलावा NICVT का इफ्तिताह किया है मैंने पिछले महीने लियारी जनरल हॉस्पिटल के अंदर जाके। NICVT एक बहुत जदीद सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कार्डियक हेल्थ केयर हम लोग दे रहे हैं। ये मतलब दुनिया में चंद ही ममालिक है जहाँ पे इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी आप सराहें। सही है नादिर साहब, आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन खुदारा कुछ आवाम के लिए ये सड़कें जो हैं टूटी फूटी, जो कचरा है जो अब कराची की, मैं बड़ी माजरत से कहूँगी, पहचान बन चुका है। सीवरेज सिस्टम इंतहाई बुरा है, प्लीज़ इस पर भी काम कीजिएगा। बहरहाल आप तमाम मेहमानों को मैं बहुत शुक्रिया कहूँगी। और नाज़रीन, कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी आज न्यूज़ में प्रोग्राम स्पॉटलाइट के साथ। आप आज के साथ रहिएगा।